ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है, तो इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। आर्थिकी का केंद्र बने आधी आबादी, यानी कि महिलाओं की बात हो रही है। और ये तो आप सभी जानते हैं कि मैं हमेशा कहता भी हूं कि महिला और पुरुष एक रथ के दो पहिए हैं। और क्या आप लोगों को लगता है कि बिना एक पहिया के रथ चल पाएगा? बिल्कुल नहीं चल पाएगा। और जहां भी महिलाओं को उनकी हिस्सेदारी मिलती है, सहभागिता होती है, वो क्षेत्र आप ये मान के चलिए कि दुगनी गति से रफ्तार पकड़ता है। जिस समाज में महिला की भूमिका रहती है, जहां आप देखते हैं जिस देश में, जिस राज्य में, वो तरक्की जरूर करता है। तो विश्व बैंक की हाल में आई रिपोर्ट बिकमिंग ए हाई इनकम इकोनॉमी इन ए जनरेशन बताती है कि 2047 तक भारत को उच्च आय वाला देश बनने के लिए औसतन 7.8% की दर से विकास करना होगा। और 2047 में हम लोग विकसित भारत बनाने की बात कर रहे हैं ना, तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वित्तीय क्षेत्र के साथ साथ भूमि और श्रम सुधार भी करने होंगे। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2000 से अब तक भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 4 गुना बढ़ी है और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद करीब 3 गुना हो गया है। और इसी दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 2000 में 1.6% से बढ़कर 2023 में 3.4% हो गई है। विश्व बैंक की रिपोर्ट इस पहलू पर जोर देती है कि 2047 तक भारत की महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर को 35.6% से बढ़ाकर 50% करके जनसांख्यिकीय लाभ उठाना चाहिए। पिछले 6 वर्षों में महिला रोजगार में से संबंधित आंकड़े आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, बेरोजगारी दर में कमी, कार्यबल में शिक्षित महिलाओं की बढ़ती संख्या और आय में लगातार वृद्धि की ओर इशारा करते हैं। और दुनिया भर के आंकड़े यह बता रहे हैं कि महिलाओं द्वारा संचालित उद्यम निरंतर बढ़ रहे हैं और महिलाएं घरेलू आय और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। आर्थिक विकास को गति देने में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम आकार के उद्यम एमएसएमई वैश्विक अर्थव्यवस्था के केंद्र में है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के मुताबिक एमएसएमई वैश्विक अर्थव्यवस्था में 90% से अधिक व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो 70% कार्यबल को रोजगार देते हैं। भारत की जीडीपी में एमएसएमई का योगदान वित्त वर्ष 2017-18 में 29.7% था, जो 2022-23 में बढ़कर 30.01% हो गया है। विश्व बैंक की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पुरुषों के एकाधिकार वाले उद्यमों में भी महिलाओं ने अपनी जगह बनाई है और इसका प्रमाण यह है कि 7 मार्च 2025 तक कुल एमएसएमई पंजीकरण में जहां पुरुषों का प्रतिशत 59.52 था और वहीं महिलाओं का अब देखते हैं कि 40.10%। ये आंकड़े मिसाल हैं कि महिलाएं आर्थिकी का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने के लिए तत्पर हैं। देश में लगभग 15% यूनिकॉर्न स्टार्टअप की संस्थापक कम से कम एक महिला है और महिलाओं के नेतृत्व वाले इन यूनिकॉर्न का संयुक्त मूल्य 4,000 करोड़ रुपए से अधिक है। विश्व बैंक के शोध पत्र फॉस्टरिंग फीमेल ग्रोथ एंटरप्रेन्योरशिप इन रूरल इंडिया के अनुसार महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों को बढ़ावा देने से ग्रामीण भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर और आर्थिक विकास को काफी बढ़ावा मिल सकता है। और उसके अनुसार अगर इस क्षेत्र में प्रयासों में तीव्रता लाई गई तो 2030 तक महिलाओं के स्वामित्व वाले 3.95 करोड़ उद्यम हो सकते हैं। बैन एंड कंपनी और गूगल की एक संयुक्त रिपोर्ट वुमन एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया पावरिंग द इकोनॉमी विद हर के अनुसार भारत में महिला उद्यमी 2030 तक 15.17 करोड़ नौकरियां पैदा कर सकती हैं, जो पूरी कामकाजी आबादी के लिए जरूरी नई नौकरियों के 24% से अधिक हैं। विकास में ग्रामीण आर्थिकी का वह आधार ये स्तंभ है और जिसमें आप देखते हैं कि क्या, जिसकी मजबूती से विकसित भारत की संकल्पना साकार हो सकती है। ग्रामीण महिलाओं में स्वरोजगार वाले श्रमिकों नियोक्ताओं की हिस्सेदारी 2017-18 में 19% से बढ़कर 2023-24 में 31.02% हो गई है, जो स्वतंत्र कार्य और उद्यमिता की ओर महत्वपूर्ण कदम है। एक और आप लोगों को बात बता दूं, इस तरह के टॉपिक पर कहीं आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो इनका उल्लेख कर सकते हैं इन आंकड़ों का। और आप देखेंगे कि नीति आयोग की एक रिपोर्ट बताती है कि ग्रामीण महिलाओं में स्वरोजगार उन सभी क्षेत्रों में हुआ जहां सरकारी सहायता प्रमुख रही है। राष्ट्रीय स्तर पर 15 मंत्रालयों के तहत 70 केंद्रीय योजनाएं उद्यमिता को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने महिला श्रमिकों की रोजगार क्षमता में सुधार लाने में योगदान देने वाली विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू किया है।
और जिसमें सबसे आशाजनक है प्रधानमंत्री कौशल भारत योजना। भारत सरकार की इन पहलों के बारे में बता सकते हैं। लगभग 9 करोड़ महिलाएं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। और आप देखिए, कार्बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं। ऐसी योजनाएं राज्य सरकार भी संचालित करे। इसके साथ ही उन्हें कानून एवं व्यवस्था पर भी ध्यान देना चाहिए और इससे महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ता है और वे अपने समक्ष उपस्थित संभावनाओं को भुनाने के लिए प्रेरित होती हैं। महिला श्रम भागीदारी 2017-18 में 23.3% से बढ़कर 2023-24 में 41.7% हो गई। आर्थिक समीक्षा के अनुसार इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण ग्रामीण महिलाओं की बढ़ती भागीदारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला कृषि रोजगार 2017-18 में 73.02% से बढ़कर 2023-24 में 76.9% हो गया है और इस प्रकार यह कार्य बल के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रवेश की एक शक्तिशाली लहर को दर्शाता है। महिला बेरोजगारी दर में गिरावट नौकरी की उपलब्धता में वृद्धि का संकेत देती है और आप देखते हैं कि कार्यबल में महिलाओं की उपस्थिति आर्थिक विकास का एक शक्तिशाली चालक सिद्ध हो रही है। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का उत्पादकता बढ़ाने, नवाचारों को बढ़ावा देने और अधिक वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अर्थव्यवस्था में ज्यादा महिलाओं का योगदान आंकड़ों से कहीं अधिक एक मजबूत अर्थव्यवस्था का संकेत देता है। इसके साथ ही यह सतत आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने और 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने में महिलाओं की परिवर्तनकारी भूमिका का प्रतीक भी है। और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से देश को विकसित बनाने में ही सफलता नहीं मिलेगी, बल्कि लैंगिक समानता के लक्ष्य को पाने में भी सहायता मिलेगी। कामकाजी महिला सशक्तिकरण का पर्याय है और इस तथ्य की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि जो देश विकसित हैं उनमें कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी भी अधिक है। लेखिका समाजशास्त्री है, इनका नाम है रितु सारस्वत, डॉक्टर रितु सारस्वत। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। ये आप देखिए, शहरी विकास का सही तरीका। 5 ट्रिलियन लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी बनने की भारत की अभिलाषा में स्थायी और समावेशी शहरी विकास की आकांक्षा एक अपरिहार्य तथ्य है। एक आकांक्षा तीव्र शहरीकरण, पर्यावरण परिवर्तन, सामाजिक असमानता से तत्काल निपटने से संबंधित है और इन जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए देश को कुशल प्लानरों और ऐसे पेशरों की जरूरत है जो पर्यावरण अनुकूल, सभी को समान अवसर देने वाले और सशक्त शहरी वातावरण को सार्थक दिशा देने की क्षमता के धनी हो। भारत में प्लानिंग एजुकेशन पर फिर से विचार किया जाना चाहिए। शहरी विकास के परिदृश्य को नए नजरिए से देखना आवश्यक हो गया है और इसके साथ ही प्लानिंग एजुकेशन का रूपांतरण भी जरूरी है। अब हमें प्लानिंग के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आयामों के व्यापक परिदृश्य वाला दृष्टिकोण अपनाना होगा। इस दिशा में परिणाम आधारित शिक्षा की पहल उपयोगी होगी। इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम कुछ इस तरह निर्धारित करना होगा कि वह रोजगार बाजार की तेजी से बढ़ती मांग के अनुरूप हो और उससे ऐसे स्नातक निकलें जो केवल सिद्धांतिक ज्ञान से ही लैस ना हो, बल्कि उनके पास तकनीकी, विश्लेषणात्मक और संवाद के ऐसे कौशल हों जो आप देखें कि जो वास्तविक दुनिया की चुनौतियों से जूझ सकें। इसके साथ ही उनमें नीतियों के विश्लेषण की क्षमता हो और वे सामाजिक समानता और आर्थिक विकास की बारीकियों को समझें। और आप देखिए, प्लानिंग एजुकेशन को समाजशास्त्र, आर्थिकी, पर्यावरण विज्ञान और तकनीक के इस्तेमाल जैसे विषयों की समझ और उन्हें समग्र रूप से अपनाने का पहलू पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए। शहरी प्रबंधन, शहरी वित्त, परियोजना विकास, नीति नियोजन तथा विश्लेषण जैसे विषय आधुनिक शहरी परिदृश्य की जटिलताओं से निपटने के लिए बेहद आवश्यक है। संस्थाओं को अस्थायी शिक्षकों के बजाय प्रतिबद्ध और पूर्णकालिक शिक्षकों में निवेश करना चाहिए। पर्यावरण परिवर्तन समस्याओं से निपटने के लिए शहरों की क्षमता निर्माण जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए एकीकृत परिस्थिति की विशेषज्ञता की जरूरत है। इस दिशा में इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स जैसे नियामकीय निकाय यह सुनिश्चित करते हैं कि प्लानिंग का काम संकीर्ण रियल एस्टेट हितों के बजाय व्यापक जनहित को प्राथमिकता दें। इसमें सभी पक्षों के साथ समन्वय के लिए आवश्यक है कि प्लानरों के पास मजबूत प्रबंधन की यह कौशल हो और जिसमें आप देखिए विवादों का समाधान, मध्यस्थता और पैरवी शामिल है। नियोजन संबंधी ज्ञान में वैज्ञानिक नजरिया, नैतिकता, सौंदर्यबोध भी जरूरी है। प्लानरों को नवाचारी और समुदायों के सांस्कृतिक तथा सामाजिक ताने बाने के प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए। प्लानिंग के काम में सामाजिक न्याय का महत्व समझने के लिए मेडिकल शिक्षा एक अच्छा उदाहरण है।
हम डॉक्टरों को इस तरह तैयार करते हैं कि वे लोगों के जीवन की रक्षा करने की महती जिम्मेदारी का निर्वहन कर सके। उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण में लगभग 10 साल लगते हैं और इसके बाद ही वे स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए तैयार होते हैं। दूसरी ओर अर्बन प्लानर और हैं जिन पर पूरे समुदाय के सुगम और सुखद जीवन का जिम्मा होता है, क्या उन्हें तैयार करने के लिए केवल, ये आप देखेंगे कि क्या केवल 2 साल काफी है? हमें प्लानरों को लगातार सीखने की प्रक्रिया से गुजारना होगा। अब अर्बन प्लानिंग में विशेषज्ञता के कोर्स होने चाहिए। इसी से हमारे प्लानर नवाचार और टिकाऊ शहरी विकास की अग्रणी पंक्ति में रहेंगे। शहरी नियोजन के इस नए युग में जोर तकनीकी विशेषज्ञता पर होना चाहिए। निर्णय लेने की प्रभावशाली क्रिया और समन्वय के लिए सॉफ्ट स्किल्स का विकास जरूरी है और इसमें संवाद का महत्व बढ़ जाता है। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट और खरीद के मामले में इसकी अधिक जरूरत होती है। अर्बन प्लानिंग को गंभीर और समर्पित पेशे के रूप में स्थापित करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों और पेशेवर समूहों प्रैक्टिशनर्स सभी की ओर से ठोस प्रयास आवश्यक है। निरंतर सीखने की संस्कृति, विशेषज्ञता और जरूरी सॉफ्ट स्किल के साथ प्लानिंग एजुकेशन ऐसे पेशेवर तैयार कर सकती है जो शहरी विकास की बहुआयामी चुनौतियों का सामना कर सके। शहरी नियोजन के प्रति ऐसा दृष्टिकोण न केवल आज की जरूरतों की पूर्ति के लिए है बल्कि यह भविष्य के हमारे शहरों को तैयार करने में मदद करेगा। गुणवत्ता परक जीवन और पर्यावरण अनुकूलता और आर्थिक विकास के त्रिआयामी लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर फैसले और कार्य में उचित संतुलन और सटीकता चाहिए। शहरी नियोजकों को शासन, वित्त, योजना, नवाचार, तकनीक में महारत हासिल करनी होती है। हमारे प्लानर सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा से प्रेरणा ले सकते हैं। सरस्वती ज्ञान की देवी है, लक्ष्मी समृद्धि की और दुर्गा शक्ति की। हमें शहरी नियोजन में इन्हीं तीनों गुणों का समावेश करना होगा और भारत के भविष्य निर्माण के लिए शहरी प्रबंधन शिक्षा एक महत्वपूर्ण निवेश है। हमारे पास एक बेहतर भारत की कल्पना और रूपरेखा है, बस अपने पेशेवरों को शहरी प्रबंधन के लिए कौशल से निपुण बनाना है। तभी शहरी भारत 2.0 की भव्यता पूर्ण रूप से प्रकट होगी और हम भविष्य के शहरों को पुनः परिभाषित कर सकेंगे। लेकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के पूर्व प्रमुख हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है, आप देखेंगे क्या भैया, इनका नाम है हितेश वैद। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। ये ऊर्जा सत्र का आचरण। मनुष्य जीवन की यात्रा में त्रुटियां केवल पतन का कारण नहीं होता है। कई अवसरों पर त्रुटियां संघर्षों का आधार बनकर संबंधों की नवीन व्याख्या भी करती हैं। याद रहे कि गलती मात्र विसंगति नहीं बल्कि संभावना भी होती है। जीवन में जब मनुष्य अविवेकपूर्ण निर्णय लेता है और उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई परिस्थितियों से उपजी विपत्ति की धधकती ज्वाला में वह आत्म विश्लेषण हेतु विवश होता है। यह आत्म विश्लेषण पुनः आत्मसुधार के द्वार खोलता है। इतिहास साक्षी है कि महान व्यक्तियों ने अपनी गलतियों से सीखकर अपने जीवन को सार्थकता प्रदान की है। अशुद्धि से शुद्धि की ओर बढ़ने की प्रक्रिया ही मनुष्य को अपने समकक्षों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है और जिससे वह पुनः परस्पर आत्मीयता स्थापित करता है। सत्य तक पहुंचने का मार्ग केवल विचारों की धारा में बहने से नहीं प्रशस्त होता है बल्कि सत्य कर्मों के माध्यम से ही समाज उसे स्वीकार करता है। और आप देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति का आदर्शवादी चिंतन तब तक प्रभावहीन रहता है जब तक कि वह उसे अपने आचरण में नहीं उतारता। सत्य वह द्वीप है जो स्वयं प्रकाशित होता है और दूसरों को भी प्रकाशमान करता है। सत्य केवल वाणी से नहीं अपितु कर्मों की निष्कलुषता से भी जनमानस में प्रतिष्ठित होता है। यह सत्य की शक्ति ही है जो महापुरुषों को अमृत प्रदान करती है। और आप देखेंगे कि यदि हम गलती को अपराध नहीं अपितु अनुभव का साधन समझें और सत्य को केवल प्रवचन का विषय न बनाकर आत्मानुभूति का आलोचक बना लें तो समाज अधिक समरस और संगठित हो सकता है। गलती हमें अस्थायी रूप से विघटित कर सकती है किंतु आत्मचिंतन और सुधार की प्रक्रिया हमें सशक्त रूप में एकत्रित कर आदर्श बनाने का सेतु बन सकती है। और सत्य का आचरण ही वह अमृत तत्व है जो जीवन को सार्थकता प्रदान करता है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, पढ़ा करिएगा, सीखा करिएगा भैया इससे। आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय भी बताया करिएगा। सांसदों का आचरण। लोकसभा अध्यक्ष को एक बार फिर सदन में सांसदों के आचरण पर नसीहत देनी पड़ी और हमारे देखिए संसद की जो कार्यवाही चलती है ना उसे तो आप लोग देख ही रहे होंगे कितना क्या हाल बुरा है। इसमें तो कोई दोहराया नहीं होना चाहिए आप लोगों को। और इस बार यह नसीहत राहुल गांधी के संदर्भ में देनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल गांधी की ओर संकेत करते हुए उनसे सदन की गरिमा बनाए रखने को कहा। उनकी टिप्पणी से यह तो स्पष्ट नहीं हुआ कि वह उनकी किस गतिविधि को रेखांकित कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह यह कहा कि इस सदन में पिता पुत्री, माता पुत्री, पति पत्नी सदस्य रहे हैं, वह नेता विपक्ष से ये अपेक्षा करते हैं कि उनकी ओर से नियम 349 के अनुरूप आचरण किया जाए और उससे यही लगता है कि उन्हें उनका कोई कृत्य सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं लगा।
अब लोकसभा अध्यक्ष से आए दिन यह सुनने को मिलता है कि सांसद सदन में मर्यादा और शालीनता के मानदंड बनाए रखें। गद्य दिवस तो उन्होंने यह भी कहा कि उनके संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं आई हैं जब सांसदों का आचरण सदन की उच्च परंपराओं के अनुरूप नहीं रहा है। यह पहली बार नहीं है जब संसद में सांसदों के आचरण को लेकर सवाल उठे हों और इससे संबंधित नियम 349 का उल्लेख हुआ। और अभी चंद दिन पहले जब द्रमुक सांसद लोकसभा में नारे लिखे टी शर्ट पहनकर आए थे, तब भी इस नियम का हवाला देकर उनसे मर्यादा में रहने को कहा गया था। और इसी तरह आप देखते हैं कि पिछले वर्ष जब राहुल गांधी लोकसभा में फोटो लेकर पहुंचे थे और उन्होंने उसे अपने संबोधन के समय लहराया था, तब भी इस नियम का उल्लेख किया गया था। और इसमें आप देखते हैं कि संदेह है कि लोकसभा में सांसदों की ओर से सदन की मर्यादा के अनुरूप आचरण न करने पर नियम 349 का उल्लेख करने से उनके कार्य व्यवहार में सुधार आ जाएगा, क्योंकि संसद के भीतर नारे लिखे, पोस्टर लहराने, नारेबाजी करने के मामले आए दिन देखने को मिलते हैं। जब उन्हें ऐसा करने से रोका टोका जाता है और सदन की मर्यादा का पालन करने को कहा जाता है तो वे इस आरोप के सामने आ जाते हैं और कि उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी को गला घोंटा जा रहा है। इन दिनों तो यह आरोप बहुत आम हो गया है। ऐसा क्यों? इस पर विचार होना चाहिए। गत दिवस लोकसभा अध्यक्ष की नसीहत के जवाब में राहुल गांधी ने उन पर आरोप लगाया कि उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने ऐसा इसलिए भी कहा क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष की टिप्पणी से यह साफ नहीं हुआ कि वह उनके किसी आचरण की ओर संकेत कर रहे थे। बेहतर हो कि सत्ता पक्ष विपक्ष इस पर मंथन करे कि संसद को सही तरीके से कैसे चलाया जाए। यह तभी संभव है जब दोनों पक्ष एक दूसरे को समझेंगे। ध्यान रहे कि ताली और एक हाथ से नहीं बचती है। और मैंने तो आजकल कहा ना आप लोगों से कि हमारे नेता एक पर 11 हो चुके हैं, ये मान के आप लोग चलिएगा। और वो जिस तरह की बयानबाजी करते हैं, भगवान बचाए। मदरसों की जांच, शिक्षा के मामले में किसी को भी मनमानी करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने जो नियम कानून तय किए हैं उनका हर हाल में पालन होना चाहिए। सभी शैक्षिक संस्थानों पर यह बात समान रूप से लागू होती है। मदरसा शिक्षा भी इसी दायरे में है। नियम कानूनों को ताक पर रखकर बिना मान्यता के मदरसा बनाना और फिर मजहब की आड़ लेकर उनके जबरन संचालन की जिद को सही नहीं ठहराया जा सकता है। अवैध मदरसों के विरुद्ध कार्रवाई ठीक है, शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी यह आवश्यक है। उत्तराखंड में अब तक 136 अवैध मदरसे सील किए जा चुके हैं। सरकार ने अवैध मदरसों के आय स्रोत और उद्देश्यों की जांच कराने का निर्णय लिया है। इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के सत्यापन और जांच के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए। उत्तराखंड में लगभग 450 मदरसे पंजीकृत हैं जो शासन को अपने दस्तावेज, बैंक खाते और आय व्यय का पूरा ब्यौरा देते हैं। और इसके साथ ही 500 से ज्यादा मदरसे बगैर किसी मान्यता के संचालित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे उधम सिंह नगर के जसपुर, वाजपुर की किच्छा और काशीपुर, रुद्रपुर, गदरपुर और देहरादून के पछवा दून के साथ ही हरिद्वार में पिछले कुछ समय में बिना पंजीकरण के खुले मदरसों की संख्या बढ़ी है। यह स्थिति चिंता पैदा करने वाली है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार का अवैध मदरसों पर कार्रवाई का कदम उचित है। सरकार को अवैध मदरसों पर अंकुश लगाने को नियम अधिक कड़े करने होंगे। इतना ही नहीं, देश के उन राज्यों को की सरकारों को भी इससे सीख लेनी चाहिए जहां मदरसा शिक्षा में मनमानी कायम है। ये आप देखिए उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था सन 2000 में। इसकी सीमा चाइना, नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखें हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे। रोजगार का आधार है पारंपरिक कौशल। हमारे देश में हजारों वर्षों से परंपरागत स्वदेशी ज्ञान कायम है। हमारे पुरखों ने कृषि, औषधि, वास्तु, हस्तशिल्प, योग और पर्यावरण जैसे विविध क्षेत्रों में अद्वितीय ज्ञान विकसित किया जो आज भी प्रासंगिक है। भारत की परंपरागत तकनीकों में प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम और संतुलित उपयोग करने की गहरी समझ है। अतीत में यह ज्ञान न केवल हर व्यक्ति के लिए रोजगार के अवसर पैदा करता रहा है बल्कि सतत विकास को भी सुनिश्चित करता आया है। यह ज्ञान अपने गांव में या फिर गांव के आसपास की सहज रूप से मिल जाते हैं। और स्वदेशी ज्ञान का अर्थ सीमित नहीं है बल्कि यह व्यापक रूप से हुए हैं। इसमें पारंपरिक कौशल के साथ साथ पुरखों के अनुभव का निचोड़ शामिल है जो लोगों को वो छोटी उम्र से ही विभिन्न काम धंधों में हुनरमंद बना देता है। हमारे समाज में बर्तन निर्माण, खेती, भवन निर्माण, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, चित्रकारी, मूर्ति निर्माण, आभूषण निर्माण, खाना बनाना और खिलौने बनाना, आचार मुरब्बे बनाना, पारंपरिक औषधियों का निर्माण, वस्तु कला और हस्तशिल्प जैसे उद्योग धंधे परंपरागत ज्ञान से ही विकसित हुए हैं। एक और जहां आजादी के बाद हमने अपनी ज्ञान परंपराओं को बिसरा दिया है, वहीं चीन जनसंख्या नियंत्रण एक ऐसी ही परंपराओं के बल पर दुनिया की दूसरी बड़ी आर्थिक ताकत बन गया। चीन ने अपने लोगों को पारंपरिक ज्ञान के आधार पर काम धंधों में जुटने के लिए प्रेरित किया। 1980 में चीन ने अपने बाजार दुनिया के लिए खोलकर आर्थिक सुधारों को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। उस समय चीन की प्रति व्यक्ति आय $360 और भारत की $580 थी। वहीं भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि हुई। स्वदेशी ज्ञान
की उपेक्षा की गई है और दुष्परिणाम स्वरूप बेरोजगारी बढ़ी है, संसाधन कम पड़ गए और प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आई। वर्ष 2024 के आंकड़ों के अनुसार चीन की प्रति व्यक्ति आय लगभग $12,500 है, जबकि भारत की लगभग $2,500 ही है। और अगर हम इन परंपराओं को अपनाए रखते हैं तो उनमें छिपा अनुभवों का खजाना हमारी नई पीढ़ियों तक पहुंचता रहता है और इन परंपराओं को अपनाकर समाज में स्थिरता बनाए रखने के साथ आर्थिक विकास को भी पंख लगा सकते हैं। समय की मांग है कि हम स्वदेशी ज्ञान और आर्थिक विकास के संबंधों को समझें और वस्तुतः औद्योगिकरण के चलते गांवों से शहरों की ओर पलायन बढ़ने से समस्याएं बढ़ रही हैं। ऐसे में जरूरत है लोगों को उनके गांव में ही काम देने की। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में ही पारंपरिक ज्ञान और तकनीकी विकास के आधार पर लघु कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त किया जा सकता है। इससे पलायन रुकेगा और शहरों पर दबाव भी कम होगा। अब काम धंधे के लिए ही अधिकतर लोग आप देखते हैं कि शहरों की तरफ जाते हैं या बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए। अगर आप सोचिए कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था वहीं हो जाए, काम धंधे की व्यवस्था हो जाए, तो लोग गाँव शहरों की तरफ क्यों जाएंगे। ये टिप्पणियाँ रहती हैं, इन्हें भी देखना हुआ करे तो इसकी PDF एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहाँ डाल दी जाती है, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लिया करिएगा। ये प्राकृतिक खेती को भी मिले प्रोत्साहन। और आजकल आप देखते हैं कि प्राकृतिक खेती की चर्चाएं भी खूब हो रही हैं। तो आधुनिक खेती के विपरीत प्राकृतिक खेती में प्रकृति आधारित रसायन मुक्त उपाय शामिल होते हैं जो स्थानीय ज्ञान पर आधारित होते हैं। नवंबर में शुरू हुए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन यानी NMNF के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 7.5 लाख हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती लागू करना और इच्छुक ग्राम पंचायतों में 15,000 क्लस्टर बनाना, अगले 2 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को जोड़ने जैसे लक्ष्य निर्धारित किए हैं। काउंसिल ऑफ एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड वाटर के एक अध्ययन से बीते 1 दशक में प्राकृतिक खेती के बढ़ते प्रचलन को रेखांकित किया गया है। लेकिन NMNF की सफलता की इस बात पर टिकी हुई है कि राज्य कितनी तेजी और प्रभावी ढंग से इसे लागू करते हैं। और आप देखिए, चूंकि प्राकृतिक खेती भिन्न है इसलिए इसका प्रचलन बढ़ाने के लिए सामान्य कृषि कार्यक्रमों की तुलना में अलग दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। इसमें निम्न प्रयास महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पहला, अति स्थानीय स्तर पर मृदा स्वास्थ्य, कीट प्रबंधन और फसल विविधीकरण के लिए प्राकृतिक कृषि पद्धतियों के पैकेज POP और विकसित करने चाहिए। स्थानीय रूप से उपयुक्त POP को चिन्हित करने, उन्हें बेहतर बनाने और उनका विस्तार करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों, केंद्रीय और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, स्थानीय प्राकृतिक खेती संस्थानों को मिलकर काम करना चाहिए। आंध्र प्रदेश के प्राकृतिक खेती कार्यक्रम में CEEW का अध्ययन बताता है कि प्राकृतिक खेती कार्यक्रम की सफलता में खेती का अति स्थानीयकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्यों को रोजगार एवं आजीविका के विस्तार से जुड़े कर्मचारियों को किसानों के स्थानीय नवाचारों को खोजने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए सक्षम बनाना चाहिए। दूसरा, प्राकृतिक खेती के उत्पादों के लिए अंतरिम ट्रसबिलिटी समाधानों, उगाने व प्रसंस्करण की जानकारी जुटाने की व्यवस्था को तैयार करना चाहिए। हालांकि NMNF एक प्रमाणन तंत्र शुरू करने की योजना बना रहा है, लेकिन वर्तमान में ऐसे किसी तंत्र के अभाव से लघु और मध्यम अवधि में आप देखते हैं कि किसानों की बाजार के उन उपभोक्ताओं तक पहुंच बाधित कर सकते हैं जो फसलों को उगाने व इसके प्रसंस्करण की जानकारी चाहते हैं। राजस्थान में प्राकृतिक और जैविक कृषि बाजारों के एक अध्ययन में सामने आया कि जोधपुर स्थित एक लघु मध्यम उद्योग ने व्हाट्सएप समूह के माध्यम से किसानों को स्थानीय उपभोक्ताओं से सफलतापूर्वक जोड़ा है और उनके लिए फील्ड विजिट का आयोजन किया है। यह बताता है कि कैसे वैकल्पिक मॉडल प्राकृतिक खेती उत्पादों के प्रति भरोसे और मांग को मजबूत बना सकते हैं। किसानों की उपभोक्ताओं तक ऐसी सीधी पहुंच प्राकृतिक कृषि उत्पादों के लिए स्थानीय स्तर पर विशेष हाट या फिर बाजार या फिर और अन्य ऐसे नए बाजारी विकल्पों को बढ़ावा देने से भरोसा मजबूत हो सकता है और प्राकृतिक खेती के लिए व्यवहार्य बाजार संपर्क तैयार हो सकते हैं। तीसरा, उच्च दर से अधिक फीडबैक देने वाले एक मजबूत निगरानी, मूल्यांकन और सीख प्रणाली स्थापित करें। और आप देखिए, प्राकृतिक खेती के लिए निगरानी, मूल्यांकन और सीख ढांचा कुल कृषि उत्पादकता, जल उपयोग दक्षता, कीट संक्रमण दर, मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ, आहार विविधता और भूवर्गीय जैव विविधता स्कोर जैसे प्रमुख संकेतकों की निगरानी करने में सक्षम होना चाहिए। और इससे कार्यक्रम के प्रभाव और इसे आगे बढ़ाने के अवसरों के बारे में जरूरी जानकारियां मिल सकेंगी और इसके बाद बगैर परिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य, घरेलू कुपोषण और पर्यावरणीय व आर्थिक जोखिमों का सामना करने की क्षमता में सुधार जैसे प्राकृतिक कृषि के महत्वपूर्ण लाभ अनदेखे रह सकते हैं। और NMNF
स्टेट वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जैसी पहलों से प्रेरणा ले सकते हैं, जो कृषि क्षेत्र और जल प्रबंधन के लिए रियल टाइम में निर्णय लेने के लिए विभिन्न विभागों के आंकड़ों को एकीकृत करते हैं। हालांकि NMNF का डिजिटल निगरानी और रिमोट सेंसिंग पर ध्यान केंद्रित करना उच्च आवृत्ति के साथ फीडबैक वाली निगरानी की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, लेकिन राज्यों की प्राकृतिक खेती सेल को जमीनी वास्तविकता का पता लगाने वाली हाई फ्रीक्वेंसी लैंडिंग सिस्टम के साथ इसमें सहायता करनी चाहिए। और इस दिशा में सभी क्लस्टर में कृषि सखियों के माध्यम से भागीदारीपूर्ण निगरानी लाना बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिशा में नाबार्ड की जीवा पहल एक उपयोगी मॉडल प्रदान करती है, और जिसमें प्रत्येक लक्ष्य क्षेत्र में प्रगति की निगरानी करने और आप देखते हैं कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को बार बार अपडेट करने के लिए प्रोजेक्ट फैसिलिटिंग एजेंसी को शामिल किया गया था। हाई फ्रिक्वेंसी लर्निंग प्रणाली स्थानीय परिस्थिति के अनुसार किसी पद्धतियों को अनुकूलित करने या कीट पतंगों के समाधान जैसी चुनौतियों का समाधान कर सकती है, और समय पर समाधान न मिलने पर किसानों को दोबारा रासायनिक उपायों की तरफ जाने से रोक सकती है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन में भारतीय कृषि को रसायन मुक्त प्रकृति आधारित बनाने की क्षमता मौजूद है। राज्यों को चाहिए कि वे प्राकृतिक खेती को विस्तार देने और इसके दीर्घकालिक प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए इन उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करें। क्या करें? ढंग से लागू करें। ये आप देखिए, कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत। भारत में लगभग 60% आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और अपनी आजीविका के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर करती है, जबकि कृषि क्षेत्र का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान केवल 18% है। और इस प्रकार आप देखिए, भारत में गरीबी को जड़ मूल से नष्ट करना है तो कृषि के क्षेत्र में आर्थिक सुधार कार्यक्रमों को लागू करना ही होगा। भारत आज विश्व में सबसे अधिक तेज गति से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था भी बन गया है, परंतु इसके आगे की राह अब कठिन है, क्योंकि केवल सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र के बल पर और अधिक तेज गति से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। कृषि क्षेत्र में आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना होगा। भारत में हालांकि कृषि क्षेत्र में कई सुधार कार्यक्रम लागू किए गए और भारतीय आज कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया है, परंतु अभी भी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। किसानों के पास पूंजी का अभाव रहता है और वे बहुत ऊंची ब्याज दरों पर महाजनों से ऋण लेते थे और उनके जाल में जीवन भर के लिए फंस जाते थे, परंतु आज इस समस्या को बहुत हद तक हल किया जा सकता है और किसानों क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को आसान नियमों के अंतर्गत बैंकों से ऋण की सुविधा उपलब्ध है। देश के करोड़ों किसान इस सुविधा का उठा रहे हैं। और वहीं खेती के सामने यदि बड़ी समस्याओं पर गौर करें तो देश में कृषि जोत हेतु पर्याप्त भूमि का अभाव है एवं सीमांत व छोटे किसानों की संख्या करोड़ों में हो गई है और इस कारण से एक किसान किसी तरह अपना और परिवार का भरण पोषण कर पा रहे हैं। इनके लिए किसी लाभ का माध्यम नहीं रह गया है और इसी तरह की समस्याओं के समाधान हेतु केंद्र सरकार अब विभिन्न उत्पादों के लिए मुद्रास्फीति को ध्यान में रखकर प्रतिवर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करती रहती है। ऐसे किसानों को अत्यधिक लाभ हो रहा है। भंडारण सुविधाओं में पर्याप्त वृद्धि दर्ज हुई है। परिवहन सुविधाओं में सुधार के चलते किसान कृषि उत्पादों को तुलनात्मक रूप से लाभ की दर पर बेचने में सफल ये आप देखते हैं कि हो रहे हैं और आज भारत में उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के उपयोग पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि उर्वरकों के उपयोग की आवश्यकता कम हो एवं कृषि उत्पादकता बढ़े। इस संदर्भ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भी किसानों की मदद कर रही है और इससे किसान कृषि भूमि पर मिट्टी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर फसल का उत्पादन कर रहे हैं और राष्ट्रीय कृषि बाजार को स्थापित किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि किसान सीधे उपभोक्ता को उचित दामों पर अपनी फसल को बेच सके। साथ ही कृषि फसल बीमा के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि देश में सूखे, अधिक वर्षा, चक्रवात, अतिवृष्टि, अग्नि आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के चलते प्रभावित हुए फसल के नुकसान से किसानों को बचाया जा सके। आज करोड़ों की संख्या में किसान फसल बीमा योजना का लाभ उठा रहे हैं। चूंकि हमारे देश में खेती किसानी का काम वर्ष भर नहीं रहता है, इसलिए किसानों के लिए अतिरिक्त आय के साधन निर्मित करने के उद्देश्य से डेयरी, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, पोल्ट्री, मत्स्य पालन आदि कृषि सहायक क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। कुल मिलाकर भारतीय अर्थव्यवस्था में किसी भी दृष्टि से कृषि क्षेत्र के योगदान को कमतर नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र का विकास भी कृषि क्षेत्र के विकास पर ही निर्भर करता है। अधिकतम उपभोक्ता आज भी ग्रामीण इलाकों में ही निवास कर रहे हैं एवं उद्योग क्षेत्र में निर्मित उत्पादों की मांग भी ग्रामीण इलाकों से ही निकल रही है। अतः देश में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना ही होगा। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग बताइए। या आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो ओबीसी का आरक्षण में उलझा हुआ है ना युवाओं का भविष्य, उसी की बात हो रही है। चलिए एक बार आप लोग मध्य प्रदेश चलिए। एक लंबे समय से आप देखते हैं कि रिजल्ट रोक दिया जाता है कुछ लोगों का।
ये आप देखते हैं कि ये है मध्य प्रदेश, भोपाल इसकी राजधानी। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। मोहन यादव यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। वो 27% आरक्षण को देने की बातें होती है ना मध्य प्रदेश में। एक तरफ ओबीसी को 27% आरक्षण भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी शुभ लाभ पाने का मुद्दा बना हुआ है, और दूसरी तरफ न्यायपालिका शासन प्रशासन के बीच की कानूनी लड़ाई में मध्य प्रदेश के युवाओं का भविष्य चौपट हो रहा है। कमलनाथ सरकार ने वर्ष 2019 में ओबीसी वर्ग का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था। तब से जारी इसके कवायद में युवाओं का भविष्य चौपट हो रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच कानूनी लड़ाई में उम्र सीमा पार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और आप देखते हैं आमतौर पर हर सरकारी भर्ती का मामला अदालत तक पहुंच रहा है। कभी प्रक्रिया स्थगित हो जाती है तो कभी 13% पद पर भर्ती होल्ड कर दिया जाता है, और ये मामले बार बार कोर्ट पहुंच रहे हैं। समाधान कुछ नहीं निकल पा रहा है। सरकार भी असमंजस में है कि वह क्या करे। कोर्ट की गाइडलाइन भी कभी कहती है कि सरकार अपने ही 27% ओबीसी आरक्षण का लाभ देना नहीं चाह रही है। यह मामला ऐसा पेचीदा हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि ओबीसी आरक्षण से जुड़े सारे मामले की सुनवाई वही करेगा। सरकार ने भी इससे जुड़ी सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित कर दी। देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण से जुड़े किसी भी मामले में सुनवाई ना करें। और आप देखते हैं कि जब तक इस विवादित मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा निराकरण नहीं कर दिया जाता, तब तक हाईकोर्ट इस संबंध में कोई याचिका स्वीकार नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि प्रकरणों में विवादित मुद्दे को शीघ्रता से निपटाया जाएगा। इस बीच प्रदेश शासन कानून के अनुसार विज्ञापन जारी करके भर्तियां करने के लिए स्वतंत्र है। और आप देखेंगे दरअसल प्रदेश शासन ने 2023 से 25 तक लगभग 100 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर की हैं। अधिकतर याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाईकोर्ट में की जा रही सुनवाई पर रोक लगा दी गई। इस कारण हजारों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वहीं प्रदेश सरकार की ओर से जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आरक्षण के मामले में निरंतर सुनवाई कर रहा है। इस कारण सुप्रीम कोर्ट में लंबित ट्रांसफर प्रकरण प्रभावित हो रहे हैं। एक अन्य याचिका में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार के तो न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगल पीठ ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आरक्षण से जुड़े मामलों में राज्य सरकार को महत्वपूर्ण निर्देश दिया है, और भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो जाने पर भी 13% पद रिक्त रखे जाए। यह नहीं, जब यह सुप्रीम कोर्ट से ओबीसी को 27% आरक्षण के मामले में अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक राज्य सरकार सभी भर्तियों के पद कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगी। हाई कोर्ट ने बीते गुरुवार को यह अंतरिम आदेश शिक्षक भर्ती सहित अन्य लोक सेवकों की भर्ती से जुड़े मामले में पारित किया। अगली सुनवाई 4 अप्रैल को निर्धारित की गई। इस मामले की विगत सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि विभिन्न भर्तियों के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के होल्ड पदों पर नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है, और राज्य शासन की ओर से भी दलील दी गई कि ओबीसी आरक्षण से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। राज्य की ओर से अंडरटेकिंग की गई, जब तक कि कोई अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक सभी भर्तियों में 13% पदों को होल्ड रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? होल्ड रखा जाएगा। एक अन्य याचिका पर कोर्ट ने राज्य सरकार शासन से पूछा कि विभिन्न भर्तियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 13% होल्ड पदों पर नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है। याचिका में कहा गया है कि सरकार द्वारा मनमाने तरीके से पुलिस कांस्टेबल भर्ती पदों की होल्ड करके मार्च 2025 में रिजल्ट जारी किया गया। इससे स्पष्ट है कि सरकार की ओबीसी को उसका अधिकार देने की मंशा नहीं है। सरकार इस रवैये के कारण एक ओर जहां हजारों पद रिक्त हैं, वहीं दूसरी ओर विभिन्न भर्तियों में हजारों की संख्या में मेरिटोरियस उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है, लेकिन सरकार उन पदों पर भर्ती नहीं कर रही है। इस पर कोर्ट ने नोटिस जारी कर कहा कि इन 13% पदों पर नियुक्तियां क्यों नहीं दी जा रही हैं। अब सरकार धर्म संकट में है कि किस आदेश का पालन किया जाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो ओबीसी का आरक्षण 14% से बढ़कर 27 करने के मसले में सभी वर्गों के युवाओं के लिए परेशानी खड़ा कर दी है, और अब जब तक सुप्रीम कोर्ट ने इसका अंतिम निर्णय नहीं आ जाता है तब तक युवाओं की उलझन कायम रहेगी। सरकारों को भी इसके समाधान का प्रयास करना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है कि जब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आरक्षण की सीमा 50% तय कर रखी है तो राज्य सरकारें इसका उल्लंघन क्यों कर रही हैं, इस पर विचार किया जाना चाहिए। और देखिए, इस तरह के मुद्दों पर हमारे देश में खूब राजनीति भी होती है ना। ये शॉर्ट कंटेंट का बढ़ता चलन, ये भी आप लोग देख लीजिए। आजकल तो आप देखिए शॉर्ट ही शॉर्ट, मुझे लगता है एक जिंदगी भी शॉर्ट होती जा रही है। तो आप देखेंगे कि पिछले कुछ समय से इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब शॉर्ट्स जैसे प्लेटफॉर्म अब हमारी दिनचर्या का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। रील्स और शॉर्ट्स के जरिए लोग न केवल मनोरंजन करते हैं बल्कि नए ट्रेंड्स, जानकारियां, खबरों से भी अपडेट रहते हैं। अब यह केवल टाइम पास के साधन की जगह लोगों की मानसिकता, सोचने के तरीके और व्यवहार को प्रभावित करने वाली शक्तिशाली उपकरण बन गए हैं। हालांकि इसके साथ ही एक बड़ी चुनौती
या आप देखिए क्या है, एक बड़ी चुनौती भी सामने आई है। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट्स में बेकार और बेमतलब कंटेंट की भी भरमार है। बीते साल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ द ईयर के लिए चुना गया ब्रेन रॉट शब्द भी उसी मानसिकता का उजागर करता है, और जिसमें घंटों तक स्क्रीन से चिपके रहते और बेमतलब की कंटेंट स्क्रॉल करते। कई शोध बताते हैं कि इंटरनेट मीडिया पर अनगिनत घटिया ऑनलाइन सामग्री को बहुत अधिक देखने से किसी व्यक्ति की मानसिक बौद्धिक स्थिति में गिरावट हो सकती। अत्यधिक स्क्रीन टाइम और अवांछित सामग्री हमारी सोच को सतही बना सकते हैं, जिससे हम आलोचनात्मक दृष्टिकोण से दूर हो जाते हैं। स्टेटिस्टा की एक संबंधित रिपोर्ट के अनुसार विश्व की आधी से अधिक आबादी इंटरनेट मीडिया का उपयोग करती है। 2024 तक 5.17 अरब यूजर्स इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय हैं। वहीं भारत में यह आंकड़ा 40 करोड़ पहुंच गया है। IIM अहमदाबाद की एक शोध के अनुसार भारत में रोजाना लोग 3 घंटे से अधिक समय इंटरनेट मीडिया पर बिताते हैं, जो वैश्विक औसत से कहीं अधिक है। वहीं आज की पीढ़ी, जिसे जैन जी कहा जाता है, अक्सर अपने दिन का बड़ा हिस्सा सिर्फ रील देखने हुए गुजार देता है। अपने आसपास अगर आप लोग देखें तो ऐसे लोग आपको देखने को भी मिल जाते हैं। जैसे ही खाली समय देखा शुरू कर दी अनगिनत बेतुके वीडियोज की स्क्रीनिंग। इस तरह की आदत का असर उनकी कार्यक्षमता, मानसिक शांति और निर्णय लेने पर भी पड़ता है। भारत में शॉर्ट वीडियोज ऐप में इंस्टाग्राम सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला प्लेटफॉर्म है। भारत में लगभग 39 करोड़ इंस्टाग्राम यूजर्स हैं। इंस्टाग्राम रील्स जैसे कंटेंट की आदत युवाओं में ध्यान अवधि को कम कर रही है। स्क्रॉलिंग, आखिर आप देखेंगे कि क्या आखिर हम स्क्रीनिंग के जाल में कैसे फंसते हैं। असल में हर नई और दिलचस्प रील देखने पर हमारे दिमाग डोपामीन रिलीज करता है। डोपामीन एक तरह का न्यूरो ट्रांसमीटर है जो खुशी और संतुष्टि का हार्मोन कहा जाता है। जब भी हम कोई मनोरंजन रील देखते हैं तो हमारा दिमाग इसे एक छोटे इनाम की तरह लेता है और हमें अच्छा महसूस कराता है। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की लोकप्रियता को देखते हुए हाल ही में यूट्यूब ने अपने शॉर्ट वीडियो पॉलिसी में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिनमें 3 मिनट तक के वीडियो को भी शॉर्ट कैटेगरी में रखे जाने का फैसला भी शामिल है। भारत में सितंबर 2020 में यूट्यूब ने शॉर्ट कैटेगरी की शुरुआत की थी, जिसमें क्रिएटर्स 30 सेकंड तक की शॉर्ट वीडियो को प्लेटफॉर्म पर डाल सकता था, जिसके बाद 1 मिनट कर दिया गया। शॉर्ट कैटेगरी को लाने का मुख्य उद्देश्य इंस्टाग्राम रील्स और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म से प्रतिस्पर्धा करना था। पहले की तुलना में अब शॉर्ट्स वीडियो के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण कंटेंट और बेवजह कंटेंट का मिश्रण देखने को मिलता है। शॉर्ट वीडियो में मीम्स, न्यूज, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सबसे अधिक टेंडेंट कैटेगरी बनकर उभरे हैं, परंतु इस तरह के कंटेंट से आय प्राप्त करना काफी मुश्किल है। फेसबुक पहले ही न्यूज कैटेगरी के वीडियो पर भुगतान उनकी पहुंच कम कर चुका है। अब यूट्यूब ने 3 मिनट से कम अवधि के वीडियोज के लिए विज्ञापन आधारित आय को सीमित कर दिया है। यूट्यूब पर 1000 व्यूज पर लगभग $0.01 के करीब मिलता है, जो बहुत कम है। हालांकि इन वीडियो भी लाखों क्रिएटर शॉर्ट फॉर्म वीडियो की कमाई का एक नए स्रोत में देख रहे हैं। ये भी अच्छी बात है। इंटरनेट मीडिया नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के शॉर्ट वीडियो के प्रतिदिन बढ़ते रुझान के पीछे कई कारण हैं। पिछले कुछ वर्षों में लोगों की ध्यान अवधि काफ़ी कम हो गई। लोग छोटे छोटे वीडियो देखना पसंद करते हैं जो उन्हें तत्काल संतुष्टि प्रदान करते हैं। इसी वजह से इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लोगों का रुझान कम अवधि के वीडियोज की ओर ज़्यादा हो रहा है, और देखा जा रहा है कि 90 सेकंड से छोटे वीडियोज पर 50% से अधिक रिटेंशन रेट प्राप्त होता है। इसलिए मेटा और गूगल ने शॉर्ट फॉर्म वीडियो फीचर्स में भारी निवेश किया है। अनगिनत स्क्रॉलिंग से लेकर आसानी से शेयर किए जाने वाले इस तरह के कंटेंट की अधिक वायरल और लोकप्रिय बनने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं एक मार्केटिंग रिसर्च के अनुसार 82% ऑनलाइन बिजनेस अब वीडियो मार्केटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं ब्रांड्स को सफल होने के लिए शॉर्ट वीडियो कंटेंट का होना विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरत हो गया है। भारत में जहाँ शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर प्रतिबंध है, वहाँ इस बदलाव का प्रमुख हिस्सा है। अब यह क्रिएटर्स पर निर्भर करता है कि वे इन बदलाव को कैसे अपनाते हैं और अपने दर्शकों के लिए मूल्यवान कंटेंट तैयार करते हैं या फिर गलत सूचनाओं को फैलाने, अश्लीलता के एक अस्त्र के रूप में प्रयोग करते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।